नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि ज़मीन का जो रजिस्ट्री होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है? ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, किस तरह से जो है रजिस्ट्री होता है, उसमें किनको-किनको जानी पड़ती है। साथ ही साथ ज़मीन का जो वैल्यू है वो कैसे निकाल जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी ज़मीन का सरकारी वैल्यू होता है उसके हिसाब से ही आपको रजिस्ट्री चार्ज देनी होती है। फिर आपका स्टाम्प ड्यूटी लगता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी लगता है। उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे कि उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका कितना लगता है। फिर यहाँ पे आपका जो ज़मीन का रजिस्ट्री है वो किस प्रकार से कार्यालय में होती है, कौन-कौन से जो है प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ते हैं और किस तरह से एक्चुअल में जो है ज़मीन का रजिस्ट्री यहाँ पे किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जो नए प्रोसीजर है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले जो है जिनके नाम से जमाबंदी था उनका ही ज़मीन का रजिस्ट्री हो रहा था, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया हुआ है तब से फिर से पुराने वाला जो प्रोसेस है उसके तहत ही ज़मीन का जो रजिस्ट्री है किया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि जो नया प्रोसीजर है किस तरह से जो है आपका ज़मीन का रजिस्ट्री हो रहा है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, किनको-किनको लेकर जाने हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोज़ को देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में क्या आता है, कोई तो चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है, लेकिन आप एक लाइक करेंगे तो मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है। ठीक है? तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, जो भी ज़मीन बेच रहा है, खरीद रहा है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, दोनों को समझना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो भी ज़मीन बेच रहा है उसको क्या करना होता है कि जिससे बेचना है उस पार्टी को सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि मेरे पास ये ज़मीन है, इतना कट्ठा है और मैं ये बेचना चाहता हूँ। ठीक है? अब यहाँ पे जो ज़मीन खरीदने वाला है उसका दायित्व क्या बनता है कि जो भी सामने वाला बंदा उसको ज़मीन की जानकारी दिया हुआ है, हो सकता है कि उसको रसीद दिया होगा या फिर किसी प्रकार की जानकारी दिया होगा, तो उसको जो है वेरीफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रजिस्ट्री कार्यालय में इन चीज़ों को वेरीफाई नहीं किया जाता है, आपको खुद से जो है वेरीफाई करके जानी पड़ती है। तो ज़मीन का जो भी जानकारी है उसको आपको ज़रूर वेरीफाई कर लेनी चाहिए कि जो ज़मीन है वो जो है किनके नाम से है, जो ज़मीन बेच रहा है वो कौन है, उसका शेयर कितना है। ठीक है? ये सभी चीज़ों को आपको खुद से चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन जो पोर्टल है बिहार भूमि की, वहाँ से जमाबंदी चेक कर सकते हैं, खतियान चेक कर सकते हैं, वहाँ जानकारी निकाल सकते हैं। वहाँ जानकारी आपको नहीं मिल रहा है तो जो भी आपके हल्का कर्मचारी हैं उनसे जाकर मिलिएगा, वो जानकारी आपको दे देंगे, एक पेपर पर लिख के दे देंगे कि हाँ ज़मीन किस टाइप का है, किनका कितना शेयर है, क्या उसका चौहद्दी वगैरह वगैरह है, वो सारे चीज़ वहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो अपने हिसाब से पूरी जो है वेरिफिकेशन करने के बाद आपको लगता है कि हाँ ज़मीन सही है, तो जाकर जो है रजिस्ट्री आपको करवानी है, क्योंकि रजिस्ट्री कार्यालय में आप जाएंगे तो किसी प्रकार की कोई भी ज़मीन होगा उसका रजिस्ट्री हो जाता है और बाद में फिर वही दिक्कत होता है कि भाई आपके नाम से ज़मीन नहीं होगा, दाखिल खर्च नहीं होगा, कई सारे जो है समस्या आपका क्रिएट होता है। तो ये आपका पहला दायित्व है, इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। जो बेच रहा है वो ज़मीन की जानकारी देगा और जो खरीद रहा है वो ज़मीन को वेरीफाई करेगा कि हाँ सही में ज़मीन है या फिर नहीं है। अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। देखिए, जो भी ज़मीन बेच रहा है उसका जो है क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, तो सबसे पहले तो अपने ज़मीन की रिगार्डिंग जानकारी देगा कि कौन सा ज़मीन का वो रजिस्ट्री कर रहा है, जो ज़मीन खरीद रहा है उसको देगा, और रजिस्ट्री कार्यालय में उसका जो है एक आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा। ठीक है? ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको लेकर जानी होगी, ध्यान रखिएगा, ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, आपको देना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद जो ज़मीन खरीद रहा है, ठीक है, तो उसके पास वो ज़मीन की जानकारी होनी चाहिए जो ज़मीन को खरीद रहा है। जैसे कि मान लीजिए उसके पास उसका रसीद होना चाहिए, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोई रसीद होनी चाहिए। रसीद पे जमाबंदी नंबर, ठीक है, मैंडेटरी होता है, खाता नंबर और उसका खेसरा नंबर यानी कि प्लॉट नंबर मेंशन होना चाहिए, तभी जाकर जो है रजिस्ट्री करवाएंगे तो वैलिड होगा, नहीं तो फिर वहाँ पे आपको 2000-1500 रुपये जो है जो रसीद है वो निकलवाने के लिए देना पड़ सकता है। तो जो भी ज़मीन आप खरीद रहे हैं उसका रसीद ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आपके पास होनी चाहिए, उस पर सारे चीज़ मेंशन होना चाहिए कि हाँ कौन सा ज़मीन है, क्या उसका खाता नंबर है, वो सारी चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है? तो ये सबसे पहला आपको ये काम करना है। और फिर जो भी ज़मीन खरीद रहा है उसका भी पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि ये लगेगा। ठीक है? ये डॉक्यूमेंट आपका हो गया। फिर एक पहचान आप बनवाएंगे, यानी कि आपके आसपास के कोई एक व्यक्ति होगा जो कि आपके ज़मीन बेचने वाला है उसके आसपास के, या फिर ज़मीन खरीदने वाला है उसके आसपास के, जो कि पहचान के रूप में काम करेगा कि हाँ भाई हम इसको पहचान रहे हैं। तो उसका भी आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों चीज़ लेकर जाना होगा, क्योंकि उसको भी जाना होगा रजिस्ट्री कार्यालय में, उसका भी फ़ोटो वगैरह वगैरह होता है और वहाँ पे सिग्नेचर
भी करना पड़ता है। एक जो है गवाह आपको तैयार करवानी होगी, जो कि गवाही देगा कि हाँ इस ज़मीन को बेच रहा है कोई, खरीद रहा है तो हम जानते हैं, इसको देखे हुए हैं। तो गवाह जो है ना उसको रजिस्ट्री कार्यालय में नहीं जाना है, केवल रजिस्ट्री डीड पर उसको सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। तो कातिब करवा ही लेते हैं, उसको जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको और लोग को तैयार करवा लेना है। फिर आपको क्या करना है कि खुद से सारे काम तो आप नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो भी दस्तावेज लिखने वाले होते हैं यानी कि कातिब होते हैं, जो कि रजिस्टर होते हैं कार्यालय से, उनका लाइसेंस नंबर भी होता है। हाँ, और वो जो है लाइसेंस धारी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है किसी को आप उठाकर लेकर जाएंगे तो नहीं होगा। तो रजिस्ट्री कार्यालय में जाएंगे तो बहुत सारे जो कातिब है वो बैठे होते हैं, जिनके माध्यम से ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि रजिस्ट्री डीड आपका तैयार करते हैं, ठीक है। तो उनसे आप बोलिएगा ना, तो एक दिन पहले 2 दिन पहले आप उनसे बोलिएगा, तो आपका जो है एक अपॉइंटमेंट होता है रजिस्ट्री करवाने के लिए, जो कि ऑनलाइन किया जाता है, उसको बुक करेंगे, ठीक है। और बुक करने के बाद आपका डेट मिलेगा, उस डेट पे किनको जाना होगा, जो ज़मीन बेच रहा है, अगर 2 भाई मिलकर बेच रहा है, 3 लोग मिलकर बेच रहे हैं, वो तीनों को जाना होगा, तीनों का डॉक्यूमेंट लगेगा, जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया है, ठीक है। और जो ज़मीन खरीद रहा है उसमें मान लीजिए 2 भाई मिलकर, 3 भाई मिलकर, या फिर सिंगल, जिस भी प्रकार से लोग ज़मीन खरीद रहे हैं उन सभी को जो है जाना होगा, और वही डॉक्यूमेंट लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनको लेकर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो उनका लिया जाएगा, बायोमेट्रिक लिया जाएगा, ठीक है। और एक जो है पहचान जो बनाएंगे उनको भी आपको लेकर रजिस्ट्री कार्यालय में जाना है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब भी आप कातिब को ज़मीन रजिस्ट्री के लिए देंगे तो जो है रजिस्ट्री चार्ज आपको बताते हैं, ठीक है, कि आपका जो रजिस्ट्री चार्ज है इतना हुआ। जैसे कि मान लीजिए आप ज़मीन खरीद रहे हैं 6 लाख रुपए में, सपोज करिए, लेकिन उस ज़मीन का जो रजिस्ट्री मतलब कीमत है, आप सभी जानते हैं कि उसका जो वैल्यू होता है वो अलग होता है, सरकारी वैल्यू होता है। मान लीजिए उसका 8 लाख वैल्यू है, तो आपका जो चार्ज लगेगा 8 लाख वाला ही लगेगा। 6 लाख तो आप खरीद रहे हैं वो अलग बात है। या फिर मान लीजिए आप इसको 10 लाख में खरीद रहे हैं, उसका मतलब नहीं है, लेकिन सरकारी वैल्यू 8 लाख है, तो 8 लाख के हिसाब से ही आपको रजिस्ट्री जो चार्ज है वो देना होगा। अब इसको थोड़ा समझना होगा विस्तार से कि आपको जो है सरकार ने कितना वैल्यू रखा हुआ है, कौन से ज़मीन का कितना वैल्यू है, आपके एरिया के ज़मीन का कितना वैल्यू है, उसके हिसाब से आप रजिस्ट्री चार्ज निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी निकाल सकते हैं कि आपका जो काठा में ज़मीन है, ठीक है, जैसे बिहार में मोस्टली जो है काठे में ज़मीन होते हैं, तो उसको आप डिसमिल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं वही बताते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा चीज़, फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। तो इसको करना क्या है कि सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में लैंड MVR बिहार लिखेंगे, ठीक है। हालांकि इसका लिंक हम नीचे उपलब्ध करवा देंगे, जिसके पे आप क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ऑफिशियल पोर्टल है, ठीक है, मतलब कि सरकारी पोर्टल है, ऐसा नहीं है कि हम किसी और पोर्टल पे आपको जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पे आएंगे, हम लिंक नीचे दे दिए हुए हैं जहाँ से क्लिक करके आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है यानी कि रजिस्ट्री कार्यालय है, उसका सिलेक्शन आपको करना होगा कि आपका जो रजिस्ट्री कार्यालय है वो कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद सर्कल यानी कि आपका जो भी अंचल है उसको आपको सेलेक्ट करना है। फिर अपना गांव, ठीक है, जो मौजा होता है उसका सिलेक्शन करना है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे रिफ्रेश होता है, और जो भी आपका ज़मीन का सरकारी वैल्यू है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 फसला अगर ज़मीन आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो उसका जो डेसिमिल है 20 रुपये जो है पर डिसमिल वैल्यू है, ठीक है। और उसमें 400 रुपये जो रजिस्ट्री चार्ज आपको देना होगा, और स्टाम्प ड्यूटी का 1200 रुपये आपको देना होगा, ठीक है। अगर आपका ज़मीन जो है कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल एरिया है, या फिर मेन रोड है, तो जो है 70,000 रुपये जो है पर डिसमिल उसका वैल्यू है, इसी के हिसाब से आपको चार्ज देना होगा। जिसमें रजिस्ट्री फीस जो है मतलब रजिस्ट्री फी पे 1400 रुपया और 42 रुपये जो है स्टाम्प ड्यूटी आपको देना होगा। अगर आपका ज़मीन जो है रेसिडेंटल है तो इसमें आपको 35 रुपये जो है पर डिसमिल, 700 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी, और 21 रुपये जो है स्टाम्प ड्यूटी आपको देना होगा, ठीक है। तो ये जो है इसका वैल्यू होता है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी बेन इंडिकेटेड फॉर 1 यूनिट लैंड वेयर द यूनिट इन द लिस्टेड कॉलम 3, यानी कि आपका जो रजिस्ट्री चार्ज है वो जो है 1 यूनिट के लिए ये लग रहा है, यानी कि आप एक ज़मीन का रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आपका रजिस्ट्री चार्ज इतना, रजिस्ट्रेशन फ़ी इतना हो गया, ठीक है। लेकिन वैल्यू के हिसाब से भी आपको रजिस्ट्री चार्ज देना पड़ता है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका ज़मीन 3 कट्ठा से कम है, वो चाहे कहीं भी है, अगर वो खेती बाड़ी भी करने वाला ज़मीन है तो वो जो है रेसिडेंटल में ही जाता है, ध्यान रखिएगा। तो उसका चार्ज जो है रेसिडेंटल के हिसाब से देना होगा। लेकिन 3 कट्ठा से अधिक होगा और आपका ज़मीन जो है कहीं खेती बाड़ी करने वाला है तो जो है 2 फसला 1 फसला में जाएगा, तो उसके हिसाब से उसका चार्ज लगेगा। लेकिन आपका ज़मीन जो है कहीं मेन रोड का एरिया, कमर्शियल एरिया है, तो उसका रेट जो है
अलग होता है, यानी कि उसका जो वैल्यू होता है अलग होता है, वो आपको अलग वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे देनी पड़ती है। ठीक है, तो जो है 70,000 रुपये पर डिसमिल है। अब यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि हमारे पास जो ज़मीन है वो तो कट्ठा में है, लेकिन हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको बता देते हैं कि एक कट्ठा में बिहार की हम बात करें तो 3.719 डिसमिल होता है। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, हम आपको क्लियर करके बता रहे हैं। और मान लीजिए आपके पास 2 कट्ठा ज़मीन है सपोज करिए, तो आपका एक कट्ठा में 3.719 डेसिमल हो गया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे आप कितने से? 2 से। ठीक है, 2 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो है पूरा यहाँ पे डिसमिल निकल जाएगा कि 2 कट्ठा में आपका कितना डिसमिल हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7.438, यानी कि आपका जो है इतना डेसिमल हो रहा है। ठीक है, डिसमिल आपका निकल गया। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका ज़मीन जो है किस टाइप का है, 2 फासला है, मेन रोड का एरिया है, रेसिडेंटल है। जैसे कि मान लीजिए मेरा ज़मीन जो है 2 कट्ठा है तो रेसिडेंटल में ही जाएगा, तो यहाँ पे हमें 35,000 रुपये तक का उसका वैल्यू ले रहे हैं। हो सकता है कि आपके एरिया में इससे ज़्यादा वैल्यू हो सकता है, लेकिन सरकार ने जो निर्धारित किया हुआ है वो मैं फैक्ट बता रहा हूँ। आप कातिब के पास जाएंगे तो इसको बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, वो तो अलग बात है, और उनसे आप समझिएगा, मेरा इसमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन हाँ सरकारी रेट यही है। ठीक है, तो 35,000 रुपये से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा ज़मीन जो है इतना डिसमिल है, क्योंकि पर डिसमिल जो है आपको 35,000 रुपये इसका वैल्यू है, वैल्यू के हिसाब से ही आपका रजिस्ट्रेशन जो चार्ज है वो निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करिए, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसको फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 35,000 से। ठीक है, यहाँ पे हम 35,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे 2,60,000 रुपया मान के चल सकते हैं इसका सरकारी वैल्यू है। अब आप कितना में खरीद रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं, वो तो अलग की बात है, उस पर कोई भी आपका चार्ज नहीं लगता है। जो सरकारी रेट है, जो वैल्यू है, उसके हिसाब से ही आपको चार्ज देने पड़ते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि 2,60,000 तक आपका जो है वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है। चलिए हम इसको मोटा मोटी 3 लाख मान लेते हैं। सपोज करिए, हम आपको बताने के लिए ज़्यादा हम कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होगा, तो यहाँ पे 3 लाख रुपये हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे आपका जो लैंड का वैल्यू है वो 3 लाख रुपया निकल गया। ठीक है, अब इस पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना लगेगा? तो आप यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले तो कातिब से आप पूछेंगे कि वैल्यू निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए अपने वैल्यू निकाल दिया 3 लाख रुपया। ठीक है, यहाँ पे हम 3 लाख रुपया लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए क्या होता है कि 1,000 रुपये पे कई सारे कातिब जो है 90 रुपया लेते हैं। ठीक है, कई सारे कातिब जो है यहाँ पे 80 रुपया लेते हैं। ठीक है, कई सारे कातिब जो है 85 रुपया लेते हैं। मतलब जिस तरह से इन लोग का सेटिंग वेटिंग हो जाता है उस तरह से ये चार्ज करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपका ज़मीन जो है यहाँ पे 3 लाख का वैल्यू हो रहा है आपका ज़मीन का, तो अगर 90 का रेट लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1,000 रुपये पर 90 रुपया, तो आपका जो है 10,000 पे आपका हो गया कितना? 900 रुपया। ठीक है, और उसी तरह से आप देखेंगे तो 1 लाख पे आपका जो है 9,000 रुपया हो गया। तो इस तरह से मान लीजिए 3 लाख आपका वैल्यू हो रहा है, तो 9 का 9 9 28 29 27,000 रुपये आपका यहाँ पे वैल्यू निकल गया। यानी कि आपका ज़मीन का जो है 27,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 400 रुपया और स्टाम्प ड्यूटी का अलग से आपको देना पड़ेगा। तो ये जो है इसका पूरा वैल्यू होता है, जो कि आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 90 का लगाते हैं तो 90 के हिसाब से निकाल लीजिएगा, 80 का लगाते हैं, 85 का लगाते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जानकारी समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आपका जो है रजिस्ट्री का चार्ज कितना देना होता है। हालांकि जो आपका कातिब है वो भी बताते हैं, और जो भी वो शुल्क वगैरह जमा करते हैं, जो कि आप सभी जानते हैं कि बैंक के माध्यम से इसका चालान जमा होता है, तो चालान का रिसिप्ट भी आप मांग सकते हैं कि आपने जो है कितना रुपए का चालान जमा करवाया हुआ है, उसमें भी आपका पता चल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और मान लीजिए वो लोग दस्तावेज लिखते हैं, कातिब है, तो उनको भी कुछ लगा कि नहीं, तो आपसे डायरेक्टली नहीं लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आपसे ले लेते हैं, इसी में इंक्लूड करके। ठीक है, तो ये सारे काम हो जाएगा। अब यहाँ पे कातिब के द्वारा क्या होगा कि आपका जो है पैसा लेकर चालान जमा करवा दिया जाएगा, फिर उसका पूरा जो है पेपर तैयार कर ली जाएगी, सभी चीज़ वहाँ पे मेंशन हो जाएगा रजिस्ट्री डीड पे। उसके बाद उसका आरटीपीएस वहीं पे कराया जाएगा, जो भी ज़मीन बेच रहा है उसका आरटीपीएस होगा। फिर आरटीपीएस होने के बाद जो है डॉक्यूमेंट आपका रजिस्ट्री कार्यालय में जाएगा, वहाँ पे वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद जो भी रजिस्ट्रार हैं वो आपको बुलाएंगे, पूछेंगे कि हाँ आप ज़मीन बेच रहे हैं, पूरे होश वास में हैं, कितना में ज़मीन बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, पैसा आपको मिला है कि नहीं मिला है, ये सारे इकरार होता है। ठीक है, उसके बाद सारे काम हो जाने के बाद अब आपका जो है बायोमेट्रिक सत्यापन और फोटो क्लिकिंग होता है। तो उसके लिए आपको एक अलग ऑफिस बनाए गए हैं जहाँ पे आपको जाने होते हैं। वहाँ पे एक ऑपरेटर होता है जो कि जो भी ज़मीन बेच रहा है उसका सबसे पहले फ़ोटो क्लिक करेगा, उसका बायोमेट्रिक लेगा, उसका सिग्नेचर करवाएगा, फिर उसको हटाएगा। फिर जो ज़मीन खरीद रहा है, ठीक है, उसका भी बायोमेट्रिक होगा, उसका भी फ़ोटो क्लिक होगा,
और उसको भी सिग्नेचर करके उसको भी हटा दिया जाएगा। अगर 2 लोग हैं, दोनों लोग का होगा, बेचने वाले खरीदने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी का होगा। उसके बाद जो भी आइडेंटिफायर है यानी कि जो पहचान बन रहा है उसका भी फ़ोटो क्लिक होगा, ध्यान रखिएगा। तो उसका फ़ोटो क्लिक होगा और एक जो है बायोमेट्रिक उसका लिया जाएगा, तो उसका भी प्रोसेस होगा क्योंकि उसको जाना पड़ता है। ये सारे प्रोसेस होने के बाद आपका जो रजिस्ट्री है वो कंप्लीट होता है और बाद में आपको जो है रजिस्ट्री डीड दे दी जाती है, जिसको आपको ऑनलाइन जो है दाखिल खर्च के लिए आवेदन करना होता है। और दाखिल खर्च के लिए आवेदन करने के बाद सीओ के माध्यम से अप्रूवल मिलने के बाद वो ज़मीन जो है जिनके नाम से आप खरीदे हुए हैं उनसे नाम से कट के आपके नाम पे आ जाता है। प्लॉट खाता नंबर वही रहता है, उसमें आपका नाम चढ़ जाता है और कितना डिसमिल आप ज़मीन लिए हुए हैं वो यहाँ पे मेंशन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ज़मीन आपके नाम से हो गया। तो मैंने जो है सभी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया, साथ ही साथ ज़मीन का जो वैल्यू है उसके बारे में डिस्कस किया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं उसके रिगार्डिंग मैंने जानकारी दे दिया। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेंगे, बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।